औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायो का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, गैसेस एक्सचेंज। नाम से ही जाहिर है, गैस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, यानी कि माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के अमल को क्या कहा जाता है? गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है। तो ऑक्सीजन क्यों हासिल की जाती है? ऑक्सीजन को इसलिए हासिल किया जाता है क्योंकि खुराक में मौजूद जो CH बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है और इससे एनर्जी हासिल कर ली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अमल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हमारे पास हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में गैसों का तबादला। अब हमने फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन के मुतालिक तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? डे टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट टाइम रिस्पायरेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं माहौल से और फिर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन माहौल में क्या कर देते हैं? खारिज कर देते हैं। इसी तरह जब पौधे रिस्पायरेशन करते हैं तो वो माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। लेकिन पर पौधे कुछ और तरीकों से भी क्या करते हैं? गैसों का तबादला करते हैं। अब कुछ प्लांट्स के पत्तों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टीम्स में भी, यानी कि तनों में भी क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं? गैसों का तबादला करते हैं। हमने अब यहाँ पे पत्तों और स्टीम्स की तो बात कर ली, लेकिन पर आगे वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास वुड्स होती हैं, यानी कि लकड़ी रखने वाले जो हमारे पास स्टीम्स होती हैं, हमारे पास रूट्स होती हैं, वो किससे ढकी हुई होती हैं? बार्क से, यानी कि छाल से ढकी हुई होती हैं। लेकिन पर ये इम्प्रेसिव होती हैं। ये छाल क्या होती है? इम्प्रेसिव होती है। ना तो ये पानी को जज्ब कर सकती हैं, ना ये गैस को जज्ब कर सकती हैं। लेकिन पर इनके दरमियान क्या पाए जाते हैं? इनके दरमियान पोर्स पाए जाते हैं। हम इन पोर्स को नाम दे देते हैं लेंटिसेल्स का। लेंटिसेल्स क्या करते हैं कि यह हवा को गुजरने के लिए क्या देते हैं? जगह फराहम करते हैं। अब फिर इसी तरह छोटी जड़ें जो होती हैं, फिर वो डिफ्यूज़ करती हैं गैसें अंदर, अपने डिफ्यूज़न के ज़रिए अपने गैसों का तबादला करती हैं। तो ये था हमारा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हमारे पास अगला टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इंसानों में गैसों का तबादला। इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है? इंसानों में जो अब गैसों का तबादला होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम दो तरीक़ों से होती है, हवा का रास्ता और लंग्स के ज़रिए, यानी फेफड़ों के ज़रिए। हवा का रास्ता अब किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? हवा का रास्ता उन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जहाँ से हवा गुजरती हुई बिल्कुल हमारे लंग्स में पहुँच जाती है, यानी कि फेफड़ों में पहुँच जाती है। तो इसी तरह हवा दाखिल होती है। हवा जिस टाइम दाखिल होती है तो वो नथनों से दाखिल होती है। हम उन नथनों को क्या का नाम देते हैं? नॉस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास अब पिक्चर है, हम पिक्चर में देखते हैं, तस्वीर में देखते हैं, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हवा नॉस्ट्रिल्स से नथनों से जो दाखिल होती है वो उसके पीछे खाली जगह होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? नोजल कैविटी का नाम देते हैं। नोजल कैविटी जो होती है वो एक दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में तकसीम की जाती है। अब हर हिस्से के अंदर हर पोर्शन के अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होता है। अब बाल क्या करते हैं? बाल ये काम करते हैं, जब हमारे नाक के अंदर हवा दाखिल होती है तो फिर उसके अंदर गर्दो गुबार के ज़रात भी तो होते हैं, तो वो उससे हमारी हिफाजत करती है। और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस हमारी हवा को वार्म करता है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो फिर म्यूकस क्या करता है कि यह हवा को गर्म रखता है, और फिर गर्म रखता है तो और फिर ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर के बराबर कर देता है। फिर नोजल कैविटी जो होती है वो किधर जाके ओपन होती है? वो लैरिंक्स में, नहीं ये गलत हो गया। नोजल कैविटी जो होती है वो फिर फेरेंक्स में जाके खुलती है। अब फेरेंक्स क्या होता है? फेरेंक्स एक मस्कुलर रास्ता होता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए क्या होता है? बिल्कुल मखसूस होता है। एक ही रास्ता इस्तेमाल होता है हवा के लिए भी और खुराक के लिए भी। फिर फेरेंक्स जो होता है ये कहाँ पे खुलता है? फेरेंक्स जो होता है वो आगे लैरिंक्स में खुलता है।
लैरिंक्स में तो खुलता है, फेरेंक्स के फ्लोर पे यानी फर्श पे एक सुराख होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, और वही जाके लैरिंक्स में खुलता है। लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स होता है कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ये फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में होता है, बिल्कुल दरमियान में। ये हमारे पास दिखाया भी हुआ है कि लैरिंक्स जो होता है फेरेंक्स और ट्रेकिया के बिल्कुल दरमियान में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। लैरिंक्स के अंदर क्या होता है कि रेशेदार पट्टियाँ होती हैं, फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से खिंचे हुए होते हैं। जब इनसे हवा टकराती है तो फिर इससे क्या होती है, वाइब्रेट, जब हवा इनसे वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। अब ये जो रेशेदार पट्टियाँ थी इनको हम क्या नाम देते हैं, वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। लैरिंक्स से आगे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। हमने पहले भी कहा था कि लैरिंक्स जो होता है फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में पाया जाता है। फिर आगे लैरिंक्स से आगे क्या होगा, ट्रेकिया होता है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली। ये जो होती है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबी नाली होती है, लार्ज होती है। और ये क्या होती है, ये भी कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन पर इसमें सी शक्ल के क्या पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। ये सी शक्ल के रिंग्स जो होते हैं ये नाली को सिकुड़ जाने से बचा देते हैं, चाहे इसके अंदर हवा हो या हवा ना हो। लेकिन पर यही जब ट्रेकिया चेस्ट में दाखिल होता है, हमारे सीने के अंदर दाखिल होता है, तो फिर ये दो नालियों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दो नालियों में डिवाइड हो जाता है तो फिर हम इन्हें क्या नाम देंगे, ब्रोंकाई का नाम देंगे। ब्रोंकाई की दीवारें भी कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। नहीं, मैंने पानी पढ़ा तो था ये। अब ब्रोंकाई जब फेफड़ों में दाखिल होती है तो फिर ये दोबारा डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती जाती है और बिल्कुल फाइन सी नालियाँ बना देती है, यानी कि बिल्कुल बारीक सी नालियाँ बना देती है। फिर हम उनको किस चीज़ का नाम देते हैं, ब्रोनोक्यूल्स का नाम देते हैं। फिर दोबारा ब्रोनोक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी डिवाइड होते जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से क्या होता है, कार्टिलेज भी ख़त्म होता जाता है। फिर ब्रोनोक्यूल्स का इख्तिताम बिल्कुल बारीक सी नालियों पे होता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर डक्ट का नाम देते हैं। ये है एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स कहाँ खुलती हैं? एल्वियोलर डक्ट्स जो होती हैं ये हमारे पास एयर पाउच्स के अंदर खुलती हैं, यानी हवाई थैलियों के अंदर खुलती हैं। और ये हवाई थैलियाँ क्या होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती हैं, ये क्या होती हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर जो होती हैं ये हमें गैसों के तबादले के लिए जगह फराहम करती हैं। गैसों का तबादला तो करना है तो फिर ये क्या करती हैं, हमें जगह मुहैया करती हैं। अब ये जो होती हैं एल्वियोलाई किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, ये एपिथेलियल मसल से मिलकर बनती हैं। आगे है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, ये स्पंजीदार होते हैं, ये लचकदार क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। होते तो हैं ये, लेकिन पर ये पाए कहाँ जाते हैं, एक तरफ की जो तमाम एल्वियोलाई थी वो मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे पास फेफड़ा बना देती हैं, यानी कि लंग्स बना देती हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये चेस्ट में पाया जाता है, सीने में पाया जाता है। अब ये चेस्ट की जो वाल होती है ये रिब्स से मिलकर बनी होती है, पसलियों से मिलकर बनी होती है। ये 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, उनसे मिलकर बनी होती है, और ये इंटरकास्टल मसल्स भी इनके साथ लगे हुए होते हैं। अब फेफड़ों के बिलो यानी कि फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, साख्त होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम का नाम देते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास फेफड़ों के पेयर्स पाए जाते हैं। हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है यानी कि बायां फेफड़ा जो होता है जिसामत में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और ये 2 लोब्स रखता है। और ये जिसामत में जो बायां फेफड़ा छोटा होता है, किससे छोटा होता है, ये दाएं फेफड़े से छोटा होता है। दायां फेफड़ा जो हमारे पास होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, हमारे पास बड़ा होता है, लार्ज होता है। और ये क्या रखता है, 3 लोब्स रखता है।
मैंने पहले भी बताया आपको कि क्या होते हैं ये लंग्स जो होते हैं वो लचकदार होते हैं, स्पंजी जैसे होते हैं, और इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग मैकेनिज्म यानी अम्ल तनफ्फुस। ये भी बिल्कुल वैसा होता है गैसेस एक्सचेंज। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना क्या था, ये गैसेस एक्सचेंज था। तो इसी तरह तनफ्फुस का अमल भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ये दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है, एक को इंस्पिरेशन और दूसरे को एक्सपायरेशन कहा जाता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि इंस्पिरेशन में क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, लेकिन पर जब हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं तो क्या होता है कि रिब्स के मसल्स जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। रिब्स वही पसलियाँ, रिब्स के मसल्स क्या होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और फिर वो ऊपर उठ जाते हैं। इसी तरह जो डायाफ्राम होता है वो भी सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो क्या हो जाता है, वो नीचे हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फेफड़ों के ऊपर प्रेशर कम आ जाता है और फिर फेफड़े फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर इसीलिए बाहर की हवा तेज़ी से फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है और दोनों तरफ का दबाव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आगे एक्सपायरेशन, हमने कहा था कि जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना क्या था, एक्सपायरेशन था। तो इस दौरान क्या होता है, जो हमारे रिब्स के मसल्स होते हैं वो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल जब हम कोई चीज़ खारिज करते हैं या निकालते हैं तो बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह क्या होता है, रिब्स के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, वो अपनी बिफार शेप में आ जाते हैं, यानी पहले जैसी शेप में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है और वो फिर दोबारा अपनी पहले वाली शक्ल में आ जाता है। इससे क्या होता है, जब वो अपनी पहले वाली शक्ल में आते हैं तो लंग्स के ऊपर प्रेशर में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है प्रेशर। तो इसके नतीजे में फेफड़े फिर सिकुड़ते हैं और फिर बाद में जो हवा होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। अब हम 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा क्या करते हैं, इंस्पिरेशन का अमल भी करते हैं और एक्सपायरेशन का अमल भी करते हैं। 1 मिनट के अंदर 16 से 20 मरतबा हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन भी करते हैं, एक्सपायरेशन भी करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जिसमें से 16 से 20 मरतबा तो हम इंस्पायरेशन भी कर लेते हैं और एक्सपायरेशन भी कर लेते हैं। तो फिर इस अमल को कंट्रोल कौन करता है? इस अमल को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के अंदर मौजूद रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं जो फिर वो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो चीज़ या कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।